Good morning, students. Myself, Dr. Kusumlata, Assistant Professor, Political Science, SMM Government Girls College, भीलवाड़ा। इससे पूर्व के वीडियो में हमने नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की घोषणा तथा उसके राज्यों के आर्थिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में हमने अध्ययन किया था। इस वीडियो में नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विचार विमर्श हेतु दो प्रकार के संवाद या कहें विचार विमर्श की शुरुआत हुई थी, जिसे हम उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण सहयोग के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विचार विमर्श के रूप में उत्तर दक्षिण संवाद के बारे में अध्ययन करेंगे कि उत्तर दक्षिण संवाद से क्या तात्पर्य है और उसके लिए कौन कौन से सम्मेलन किए गए। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए दो प्रकार के संवाद या कहें विचार विमर्श की शुरुआत हुई थी। एक तो उत्तर दक्षिण संवाद तथा दूसरा है दक्षिण दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ कोऑपरेशन। उत्तर दक्षिण संवाद से तात्पर्य है विकसित और विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए विचार विमर्श, तथा दक्षिण दक्षिण संवाद से अभिप्राय है विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग और आत्मनिर्भरता की खोज के लिए विचार विमर्श। उत्तर दक्षिण संवाद से क्या अभिप्राय है? हमारी जो पृथ्वी है वो दो गोलार्धों में विभाजित है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में अधिकांशतया उत्तरी अमेरिका और यूरोप का क्षेत्र आता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में लैटिन अमेरिका और अफ्रीका का क्षेत्र आता है। उत्तरी गोलार्ध में उन्नत, समृद्ध, विकसित और औद्योगिक देश अधिक हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में निर्धन, पिछड़े हुए, विकासशील और शोषित देश अधिक आते हैं। उत्तर और दक्षिण संवाद शब्द का प्रचलन हुआ तथा उत्तर से तात्पर्य था पश्चिमी विकसित देश जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है, जिन्होंने तकनीकी एवं औद्योगिक क्षेत्र में चहुमुखी प्रगति कर ली है, जहां बचत एवं पूंजी निर्माण की दर काफी ऊंची है और जहां राजनीतिक एवं वित्तीय स्थिरता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देश उत्तर के देश माने जाते हैं, जबकि इसके विपरीत दक्षिण में अधिकांश वे देश हैं जो बहुत गरीब हैं तथा तीसरी दुनिया के देश, जिन्हें तीसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। इन देशों की जो प्रमुख विशेषताएं उनमें हैं जैसे पूंजी की कमी, जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, बेरोजगारी और तकनीकी ज्ञान का अभाव, रूढ़िवादिता आदि। यह संवाद से अभिप्राय है परस्पर विचार विमर्श, इसलिए इसको उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से जाना जाता है। दक्षिण के विकासशील देश भी ये महसूस करने लगे कि आर्थिक सहायता के नाम पर उत्तर के समृद्ध देश उनकी सहायता नहीं करते, अपितु ऐसा व्यू तैयार करते हैं जिसमें उत्तरोत्तर विकासशील देशों पर ऋण बढ़ता जाता है, जबकि विकसित देशों के उदासीनतापूर्ण दृष्टिकोण के कारण विकासशील देशों की व्यापार शर्तें प्रतिकूल होती गईं तथा विश्व के कुछ व्यापार में उनका सापेक्ष भाग कम होता चला गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य वित्तीय संस्थान प्रतिवर्ष विकासशील देशों को जितना ऋण देते हैं उससे कहीं अधिक वे ब्याज और भुगतान के रूप में वसूलते हैं। इसी की वजह से विकासशील देशों के मन में यह बात आई क्यों ना जो अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्था हैं उन वित्तीय संस्थाओं में का लोकतांत्रिकरण किया जाए। इसीलिए
इस मांग को आगे बढ़ाते हुए कुछ सम्मेलनों की व्यवस्था की गई थी। उत्तर दक्षिण संवाद को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ था वो था पेरिस सम्मेलन 1975 से 77 में। पेरिस सम्मेलन 1975-77 में महासभा द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की घोषणा के एक वर्ष के भीतर अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के बारे में सम्मेलन बुलाए जाने की दिशा में पहल शुरू की थी। यह दिसंबर 1975 में पेरिस में प्रारंभ हुआ। पेरिस सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 7वीं विशेष बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर किसिंजर ने विकसित और विकासशील देशों का सम्मेलन आयोजित करने का आह्वान किया। कुल 8 विकसित और 19 विकासशील देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन जून 1973 में समाप्त हुआ था। उत्तर के समृद्ध देशों ने निर्धन देशों के लिए कुछ रियायतें और सहायता कार्यक्रमों की घोषणा की थी, जिनमें गरीब देश जो थे अर्थात विकासशील जो देश थे वो उनकी शर्तों से या कार्यक्रमों की घोषणा से सहमत नहीं हो पाए और यह जो सम्मेलन था वो अस्वीकार कर दिया। दूसरा जो सम्मेलन हुआ था इसी संदर्भ में ब्रांट आयोग 1977। पेरिस सम्मेलन की असफलता के बाद विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा ने अंतर्राष्ट्रीय विकास मुद्दों को निपटाने के लिए एक गैर सरकारी स्वतंत्र आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। प्रस्तावित गैर सरकारी आयोग ने दिसंबर 1977 में काम शुरू किया था। यह आयोग ब्रांट आयोग के नाम से लोकप्रिय हुआ जाना गया क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांट थे। भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर एल के झा आयोग के सदस्य थे। ब्रांट आयोग के नाम से लोकप्रिय इस प्रस्तावित आयोग की पहली बैठक दिसंबर 1977 में बॉन में विली ब्रांट की अध्यक्षता में हुई। इसकी 2 प्रमुख रिपोर्ट सामाजिक विकास समस्याओं के बारे में सर्वाधिक प्रमाणित मानी जाती हैं। इन रिपोर्टों को नॉर्थ साउथ ए प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल और कॉमन क्राइसिस शीर्षक से भी जाना जाता है। संक्षेप में हम ब्रांट आयोग की जो विचार विमर्श हुआ था जिसे हम सुझाव कहेंगे को देख सकते हैं। वस्तु व्यापार, विकासशील देशों के लिए विदेशी कर्जे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण, बहुराष्ट्रीय निगम, समुद्री कानून तथा बहुउद्देशीय व्यापार आदि मुद्दों पर सुझाव दिए गए। थर्ड है इसमें कानकुन सम्मेलन 1981। मेक्सिको के राष्ट्रपति की पहल पर भारत सहित 22 देशों ने मेक्सिको के कानकुन शहर में उत्तर दक्षिण संवाद के लिए गरीब अमीर राष्ट्रों का एक लघु शिखर सम्मेलन अक्टूबर 1981 में आयोजित किया गया। इस बैठक का जो उद्देश्य था अमीर गरीब देशों के मसलों पर अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के लिए उचित वातावरण बनाना था। विकासशील देशों ने इस बात पर जोर दिया कि विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ढांचे में व्यापक परिवर्तन किया जाए ताकि बदली परिस्थितियों में वे अपने दायित्व का अच्छी तरह पालन कर सकें। इस प्रस्ताव का अमीर देशों ने कड़ा विरोध किया और प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अमीर देश विश्व बैंक और मुद्रा कोष पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे। वर्तमान व्यवस्था यह थी कि विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होता है वो अमेरिकी नागरिक होता है और मुद्रा कोष का डायरेक्टर जो है वो पश्चिमी यूरोप का नागरिक होता है। कानकुन सम्मेलन की समाप्ति पर नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में कोई घोषणा नहीं की गई थी
गरीब और अमीर देशों के बीच विश्व वार्ता के अगले कदम के संबंध में नेताओं के बीच सहमति नहीं हो पाई थी और परिणाम स्वरूप ये जो सम्मेलन था, यह सम्मेलन असफल हो गया था, क्योंकि विकसित देशों ने विकासशील देशों की जो शर्तें थी उनको मानने से इनकार कर दिया था। इसलिए कानकून सम्मेलन सफल नहीं हो पाया था।